प्रिय विद्यार्थियों, हम एकांकी के प्रमुख तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। उसी दौरान बाधा के कारण हमारा व्याख्यान बीच में ही रुक गया था। वहीं से हम वापस प्रारंभ करते हैं। हमने नाटक के जो तत्व हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे और उसमें नाटक की एकांकी की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं के बारे में हम जान रहे थे। तो नाटक की किसी भी कथानक का प्रारंभ होता है सबसे पहले और तत्पश्चात उसका विकास शुरू होता है। मैंने पहले बताया था कि विकास किस तरह से होता है, और जब संवेदनाओं का विकास घटनाक्रम के माध्यम से होता है, उसके परिणाम स्वरूप कथानक की अगली अवस्था प्राप्त होती है, जिसे हम चरम अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें लेखक जो चीज़ चाहता है वहाँ तक पहुँचता है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करवाना चाहता है वहाँ तक पहुँचता है और एकांकी अपने चरम पर हो जाती है। तत्पश्चात कोई भी चीज़ हो, जब वो अपने चरम पे पहुँचती है तो उसके बाद उसका उतार निश्चित ही होता है, उससे ऊपर जा नहीं सकती। तो अगला चरण यही हो सकता है कि थोड़ा ठहराव लेकर या तुरंत वापस वो उतार की तरफ, नीचे की तरफ आती है। उसी तरह से कथानक जो है या कहानी जो है वो भी उतार पर होती है, सारी बातें ढलान पे आती है और इस प्रकार कम नीचे आते आते अंत में उस कथानक का अंत भी हो जाता है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हुए एकांकी वहाँ समाप्त हो जाती है। दूसरा है चरित्र चित्रण। कहानी हर एकांकी की होती है और कोई न कोई उद्देश्य लेकर भी कहानीकार या एकांकीकार चलता है। तो वह उद्देश्य प्राप्ति के लिए कथानक को आगे कैसे बढ़ाएगा? तो आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से एक चीज़ की आवश्यकता होती है। बहुत सी चीज़ों की होती है, लेकिन उसमें से एक चीज़ जो आवश्यक है वो है चरित्र चित्रण या चरित्र। जो पात्र हैं वो होने आवश्यक हैं। बिना पात्रों के कथानक को आगे बढ़ाना बेहद कठिन होता है। तो एकांकी को आगे बढ़ाने के लिए, एकांकी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पात्र का एकांकी में होते हैं और उन पात्रों का एक चरित्र होता है, उसका चित्रण भी एकांकी में किया जाता है। अब उसके चरित्र चित्रण के कितने तरीके हो सकते हैं वो हमने नाटक के अंतर्गत अध्ययन कर लिया था। तो उनका अध्ययन या तो हम अलग कोई जब चर्चा करेंगे तो उसमें लेंगे, इसमें हम लंबा नहीं खींचेंगे। आपको यदि उसके बारे में जानना है तो आप चरित्र चित्रण जो हमने एक नाटक के लिए किया था, नाटक वाला व्याख्यान है, उसमें आप देखिएगा। और चरित्र का जैसे जैसे विकास होता है, उनका चित्रण किया जाता है अच्छे तरीके से, उतने ही अच्छे तरीके से एकांकी लोगों को प्रभावित करती हुई अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तीसरी जो बात आवश्यक होती है वो है कथोपकथन या संवाद। चरित्र का चित्रण किया जाता है तो किस तरह से किया जाएगा? उसमें एक तरीका होता है उनके आपस में संवाद या खुद का खुद से संवाद। तो ये संवाद इस तरह से लिए जाते हैं जिससे कि कहानी, एकांकी का जो कथानक है वह आगे बढ़ सके और अपनी जो प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के एकांकीकार चला है वो लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। तो कथोपकथन में बहुत से तरीके हैं जिनके माध्यम से कथोपकथन करवाया जा सकता है, जो एक पात्र का दूसरे पात्र से भी हो सकता है, स्वयं के मन से भी हो सकता है, और भी कई तरीके इसके अंतर्गत आजमाए जा सकते हैं। ये भी हमने पिछले अध्याय के अंतर्गत देख लिए हैं या पिछले व्याख्यान के अंतर्गत देख लिए हैं। फिर चौथी जो बात आती है वो है देश, काल अथवा वातावरण। कोई भी एकांकी जब लिखी जाती हैं तो निश्चित रूप से उसका कोई देश होता है, कोई स्थान होता है और कोई समय होता है, और उस देश का, उस स्थान का, उस समय का कोई न कोई विशेष वातावरण भी होता है।
तो एकांकी कार के लिए आवश्यक है कि वह जिस देश की बात को अपनी एकांकी में ले रहा है, जिस समय की बात को अपनी एकांकी में लाना चाह रहा है और जिस वातावरण को लेकर के वो एकांकी लिख रहा है, वो वातावरण उस एकांकी में स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाना होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप बात तो महाभारत काल की कह रहे हो और वहाँ आप अंग्रेजी बोलता हुआ पात्र दिखाते हैं या आप सूटेड बूटेड व्यक्ति दिखाते हैं, तो ये नहीं चल सकता। विज्ञान का वो विकास वहाँ दिखाते हैं जो कि उस समय हुआ ही नहीं था, या उस समय ज़्यादा हो गया था और आज कम है, तो फिर ये बात समझ में आने वाली नहीं रहेगी। इसलिए एकांकी कार को देश, काल और वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि दर्शक या श्रोता या पाठक जो भी जिस तरह की एकांकी हैं उसको समझ सकें, उसकी तरफ आकर्षित उससे बंधे हुए रह सकें और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। पांचवी जो चीज ली गई है या पांचवा जो तत्व है वो है अभिनयशीलता, अर्थात अभिनय। एकांकी इस प्रकार की लिखी गई होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि एकांकी एक दृश्य रचना है मूलतः, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है कि इस एकांकी के पात्रों को मंच पर अभिनय के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाया जा सके। यदि आपने कोई ऐसी एकांकी या ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिनको रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाना संभव नहीं हो, या हम अच्छी तरह से उनको अभिनय उन पर कर ही नहीं सकते, तो फिर वो एकांकी एक अधूरी एकांकी रह जाती है, उसको हम पूर्ण एकांकी नहीं कह सकते। तो अभिनय भी 3-4 प्रकार का होता है, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि लगभग 4 प्रकार का अभिनय हमारे काव्य शास्त्र में माना गया है। आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। विस्तार से हम पिछले अंक में पढ़ चुके हैं। आंगिक जो शरीर के अंगों के द्वारा किया जाता है, कोशिश करके व्यक्ति अभिनेता द्वारा। वाचिक जो मुंह से बोलकर अर्थात संवादों के माध्यम से किया जाता है। आहार्य जो वेशभूषा इत्यादि से किया जाता है, हमारी वेशभूषा जो है उसके माध्यम से किया जाता है। और सात्विक, इनके लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। अभिनेता जब अपने भावनाओं में खोता है या मूल पात्र जो है अपने भावों में खोता है, तो 8 जो है सात्विक अवस्थाएं मानी जाती है। उन अवस्थाओं को इस तरह से प्रकट किया जाता है, अभिनीत किया जाता है, जैसे स्तंभित होना, बेहोश होना, पसीना आना, आंसू आना, ये सब जो है सात्विक अभिनय के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर है रंगमंच निर्देश। ये हालांकि कोई आवश्यक तत्व तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कुछ लोग इसको मानते हैं। एकांकी कार को, चूंकि एकांकी कम समय में पूरी की जानी है, तो इस समय की व्यवस्था रखनी है, उस उचित समय में एकांकी पूरी हो जाए वो व्यवस्था रखनी है। तो एकांकी कार को चाहिए कि वह अपनी एकांकी में हर दृश्य के लिए, हर अभिनेता के लिए, हर परिस्थिति के लिए जहां आवश्यक हो वहां अपनी तरफ से कुछ निर्देश लिखित में दे दे, ताकि एकांकी को अभिनीत किए जाते समय उस पर उनको कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ये एक सुविधाजनक स्थिति हो जाती है एकांकीकारों के लिए, नाटककारों के लिए। फिर है 7वां भाषा शैली। यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व है एकांकी का। संवाद इसमें बोले जाते हैं, तो संवाद कैसे हो? निश्चित रूप से संवाद आसान होने चाहिए, सरल होने चाहिए, सुस्पष्ट होने चाहिए, और उसके साथ साथ जिस तरह के पात्र हैं, जिस तरह की अवस्था है, जिस समय का देश काल और वातावरण है, उसके अनुसार ही संवाद उस एकांकी में होने चाहिए। उनकी भाषा वैसी ही होनी चाहिए। यदि मजदूर वर्ग को दिखाया जाता है तो भाषा एक मजदूर तबके की जैसी होनी चाहिए, वैसी ही होती है।
और किसी विद्वान को यदि वहाँ दिखाया जा रहा है तो भाषा उस विद्वान के स्तर के लायक ही एकांकीकार द्वारा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप विद्वान के मुख से तो मजदूर की भाषा को निकलवा रहे हैं और मजदूर के मुख से आप सुस्पष्ट संस्कृत शब्द का प्रयोग करवाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ जमने वाली नहीं होती है। तो भाषा शैली और शैली हर नाटककार की अलग अलग होती है और शैली लोगों को आकर्षित भी करती है यदि वो अच्छी लगती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक आकर्षक शैली का जो उस एकांकी के विषय वस्तु से जुड़ी हुई हो, उसको आकर्षक या रोचक तरीके से आगे ले जा सके, ऐसी शैली का प्रयोग एकांकीकार द्वारा किया जाना चाहिए। अगले जो है वो है उद्देश्य। निश्चित रूप से कोई भी एकांकीकार यदि कोई एकांकी की रचना करता है तो वह कोई न कोई उद्देश्य लेकर के चलता है। ऊपर हमने परिभाषा में जो सद्गुरु शरण द्वारा दी गई थी उसमें देखा था कि एकांकी के रूप में उदात्तता होती है और उत्कर्षता होती है। तो उद्देश्य में भी उदात्तता होती है। हालांकि नाटक जितनी उदात्तता एकांकी के नाटक में एकांकी में नहीं मिल सकती उद्देश्य में, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि कोई भी एकांकीकार बिल्कुल छिछला और ओछा उद्देश्य लेकर के चलता हो। उद्देश्य हमेशा बड़ा ही लेकर के एकांकीकार चलता है और वो उस समाज विशेष को कुछ न कुछ देने के उद्देश्य के साथ होता है। तो उद्देश्य हमेशा महती होता है और ऐसा होता है जो समाज के लिए कल्याणकारी हो। और एकांकी में जब कोई उद्देश्य लेकर के लेखक चलता है तो ये चीज़ उसके मस्तिष्क में निश्चित तौर पर रहती है। नवा और अंतिम जो तत्व हम लेकर चलते हैं वो है संकलन त्रय का। चूँकि ये अभिनय किया जाता है और अभिनय हमेशा मंच पर किया जाता है, तो उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ है स्थान, दूसरी चीज़ है समय और तीसरी चीज़ है कार्य की एकता। अर्थात एकांकी एक निश्चित समय में खेली जानी चाहिए या मंचित की जानी चाहिए। तो ध्यान रखें कि एकांकी इतनी ही बड़ी हो जितना कि उस समय में उसको अभिनीत किया जा सके। दूसरा ध्यान रखना स्थान का, कि एकांकी इस प्रकार से लिखित होनी चाहिए या इस प्रकार की घटनाएं उसमें होनी चाहिए कि जो स्थान उस एकांकी को मंचित करने के लिए उपलब्ध है वह स्थान उपलब्धता के आधार पर उसमें उसको अभिनीत किया जा सके। तब जितना स्थान है उतने स्थान में अभिनय किया जा सके, ऐसी व्यवस्था एकांकी में होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो कार्य, कि उसमें कोई ऐसा कार्य नहीं हो, किसमें, एकांकी में, कि वो उतने स्थान और उतने समय में पूरा नहीं किया जा सके। तो नाटक का एकांकीकार के लिए आवश्यक है कि वो स्थान और समय को कार्य के साथ समन्वित रखे। ऐसा नहीं हो कि स्थान की समस्या बनी रहे या समय की समस्या बनी रहे और हम वो कार्य कर ही नहीं पाए जो एकांकी के माध्यम से हम करना चाहते हैं, या ऐसा अभिनय हम करवाना चाहते हैं जो एकांकी में होना चाहिए लेकिन उस स्थान और उस समय में नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हम ये चीज़ जान लेते हैं कि इन 3 चीज़ों का संकलन त्रय में ध्यान रखा जाता है, वो है स्थान, समय और कार्य। अब आते हैं एकांकी के भेद। तो ये हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिर एक लंबा चौड़ा टॉपिक है हमारा और उसको समय लगेगा और मैं शुरू करके यहाँ नहीं रखना चाहता कि बीच में रख दूँ। लेकिन फिर भी हम अगले व्याख्यान में क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, मैं आपको क्या बताऊँगा, वो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि एकांकी के भेद बहुत से होते हैं और बहुत प्रकार से रखे जाते हैं। जैसे आधार अलग अलग हो सकते हैं, तो उस अलग अलग आधारों के पर जो है उनके अलग अलग भेद भी हो सकते हैं। जैसे विषय के आधार पर एकांकियों के भेद किए जा सकते हैं, रचना पद्धति के आधार पर भी उसके भेद किए जा सकते हैं। मूलतः इन 2 चीज़ों को ही लेंगे, और भी बहुत से आधार रखते हैं, लेकिन उन सब आधारों का यहाँ अपने इस
व्याख्यान में रखने का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए हम ये दो आधार रखते हुए इनके भेदों का देखेंगे। और तत्पश्चात नाटक और एकांकी, चूंकि हमने नाटक भी पढ़ लिया, एकांकी भी पढ़ ली, तो इन दोनों को पढ़ने के बाद निश्चित तौर पर हमें ये जानना भी आवश्यक हो जाता है कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर हो सकता है। तो यहाँ एकांकी का जो दो हिस्से हैं, परिभाषा और एकांकी के तत्व, ये दो चीज़ें आज हमने पढ़ी। तो इसमें प्रश्न बनते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा एकांकी की क्या परिभाषा दी गई है। रामकुमार वर्मा के शब्दों में एकांकी किसे कहते हैं, ये भी बनता है प्रश्न। सद्गुरु शरण के बारे में भी यही प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि परिभाषाओं के आधार पर आप एकांकी का स्वरूप स्पष्ट कीजिए संक्षेप में। फिर ये हो सकता है बड़ा प्रश्न पूछें तो ये पूछा जा सकता है कि एकांकी के प्रमुख तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और छोटा प्रश्न होगा तो नाटक या एकांकी के कोई एक या दो तत्व के बारे में कहेंगे और कहेंगे कि उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। तो आप इस व्याख्यान को फिर से सुनिए, ज़रूरत हो तो फिर से सुनिए, लेकिन आप इसको बार बार सुनिए और जो बातें बताई गई हैं उनको सुनिए, प्रश्न अपने मन में पैदा कीजिए, क्योंकि बिना प्रश्न पैदा किए किसी भी चीज़ का अध्ययन भली भांति नहीं हो सकता। विज्ञान के लिहाज से भी हम जानते हैं कि जब तक आपके मन में प्रश्न नहीं उठेंगे तब तक आप किसी भी विषय वस्तु पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के साथ धन्यवाद और जय हिंद।